बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 88 UNGC का इजलास जो है वो न्यूयॉर्क में बाज़ाब्ता तौर पर जारी है और इजलास के एजेंडे में जो अहम मामलात हैं उस पर हम कल से डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर कल से शुरू हो चुका है और अब तक की जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो बड़ी अहम है। और इस इजलास में हमने तकरीबन जो तमाम स्पीचेस देखी हैं रहनुमाओं की, उसमें कमो बेश गज़ा इशू को बड़ा हाईलाइट किया गया है और उसको सर फहरिस्त भी रखा गया है। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि सदर ट्रम्प से जो है वो मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं, उनकी मुलाकात हुई है, उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इज़राइल जो है उसकी न सिर्फ फ़लस्तीन पे बल्कि मिडिल ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और सबसे अहम सवाल ये भी बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो इस्लामी ममालिक जो एक आवाज़ है, जो एक रिसोर्सेज रखते हैं, जिनकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली जो मिलिट्री क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा है, इन तमाम ममालिक का इकट्ठा होकर मिलकर सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू करना ये कितनी बड़ी तब्दीली है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने में आए और वो मनाजिर ये थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा ही वालिहाना और गर्म जोशी के साथ उन्होंने तकरीबन 36 सेकंड्स का जो मुसाफा किया है। तो ये आप एक फ़न कमाल कह लें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो जिससे भी मिलते हैं इतने वालिहाना अंदाज में मिलते हैं कि लगता है कि कोई सदियों का शाखसाना है। और ये बड़े दिलचस्प मनाजिर थे जिसे कैप्चर किया गया। अब क्या ये 36 सेकंड में गुफ्तगू हुई है, ये हम अपने तजियाकारों से पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। बड़ी अहम मुलाकात जो है MD IMF के साथ हुई है। उस पर जो डिस्कशन हुई है सैलाब के हवाले से बिलखुसूस उस पर भी बात की जाएगी। और वर्ल्ड बैंक के जो सदर से उनसे भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा OIC का जो राब्ता ग्रुप है उसका इजलास हुआ है और उसमें जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसको पाकिस्तान ने एक बार फिर रेस किया है और उसका जो हल है उसको सिफारती तौर पे ढूंढने की कोशिश की गई है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त चल रही है वो ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग चल रहा है और यकीनन ये इतना अहम डायलॉग होगा, इसमें पाकिस्तान की जो शिरकत है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहम होगी कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासरा मुल्क में शामिल है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तकरीबन 2022 से जो है वो जितनी भी दुनिया के फोरम्स हैं उस पर ये बात कर चुके हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है वो 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद हम सैलाब से और दीगर जो क्लाइमेट चेंज है उससे बड़ी शदीद मुतासिर हुए। तो ये पाकिस्तान के पास कितना अच्छा मौका है कि वो दुनिया के सामने क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से फिर बात करे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तकीम साहिबा, IR एक्सपर्ट हैं, अहमद मंसूर साहब तजियाकार स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर जैनब नईम क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर तलत अनवर इकोनॉमिस्ट हैं। चारों मेहमानों को शुक्रिया करना चाहूँगी। सबसे पहले सुंदस, चूँकि आपका डोमेन भी है, अहमद साहब की इजाज़त से इस वक्त हमने देखा था कि कल से जो बड़ी स्पीचेज़ हैं उसको हम बड़ा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम इसमें देख रहे हैं कि कमोबेश तमाम ममालिक की गज़ा पे जो जारियत है इजराइल की उस हवाले से बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो उसकी वजह से जो हमने पहले बात करते थे, डिबेट कर रहे थे कि ये जंग सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इजराइल जो है वो इंसर्जेंसीज करेगा और हमने देखा कि वो करता आ रहा है। हालिया हमने कतर में देखा था। UN का जो बैनुल-अक़वामी कानून का मुहाफ़िज़ और जो ह्यूमन राइट्स का मसले रहा है, ये कल हमने जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो, उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी थी। आप क्या समझ रही हैं कि ये जो आलमी रहनुमा इस इजलास में इस वक्त शामिल हैं और जिस तरह स्पीच कर रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ एजेंडे पर बात कर रहे हैं, इशूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ये बदलते सिनेरियो में कितना अहम इजलास होगा? जी, जैसे कि आपने वजह फरमाया कि जो पेशन गोई की जा रही थी कि इजराइल की इंसर्जेंसीज बढ़ेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये बिल्कुल सही साबित हुई है प्रेडिक्शन। और पाकिस्तान सऊदी ये जो डिफेंस डील हुई है ये बहुत बड़ी एक रीज़न बनी थी कि पाकिस्तान पर जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिकली तो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, तो डिफेंस वाइज भी बीइंग द न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट हमारी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए आपने देखा है कि गज़ा के मामले में ये वो तमाम ममालिक थे जो गज़ा के मामले में बहुत वोकल रही हैं। तो वो ममालिक जो कि गज़ा के मामले में वोकल रहे, पाकिस्तान बीइंग द स्ट्रॉन्ग, हम सिर्फ इकनॉमिकली अगर इन ममालिक से पीछे हैं लेकिन हमारी डिफेंस, हमारी मैन पावर में शायद हम तमाम इस्लामिक ममालिक से आगे हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आर बीइंग द पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। लेकिन अभी हमने रिसेंटली ऑपरेशन बनियाल मरसूस में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के पास कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है और किस तरह से हमने जो है वो इंडिया को चारों शाने चित किया है। तो हमारा डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी मैन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी बीइंग द न्यूक्लियर स्टेट, हम गज़ा के लेकर बहुत वोकल रहे हैं। तो पाकिस्तान का देखें कि बहुत कलीदी किरदार रहा है
इस कलीदी ठीक है, किरदार आपका और पॉइंट कल आ की गया। जो मीटिंग है देखना कि उसमें भी बहुत हम एक्सपेक्ट समथिंग इवन बेटर देन एवर बिफोर। ठीक है अहमद साहब, यूएन जनरल असेंबली की जो हैं उन्होंने भी रुकन ममालिक के हवाले से बात की थी, जैसे कि हमने कल देखा था कि सेक्रेटरी जनरल और सदर ट्रंप ने भी कुछ सवालात उठाए थे यूएन फोरम के ऊपर। आज यूएनजीसी की जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि रुकन ममालिक को दुनिया भर के लोगों पर यह साबित करना होगा कि ये इदारा क्यों अहम है और आइंदा दिहाइयों में उसके बुनियादी उसूलों की पासदारी करनी होगी। ये डिबेट तो हम हर बार करते हैं, हम हमेशा ये सवाल उठाते ही रहें कि जो यूएन फोरम का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। बहुत सारे एजेंडे डिस्कस होते हैं मगर ये जो रुकन ममालिक हैं उसमें कोई वीटो कर देता है और वो फिर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कितना ज़रूरी है कि रुकन ममालिक जो है एक पेज पर आएँ, ये जो दुनिया को दरपेश मसाइल हैं या जो खत्ते को इलाकाई जो जिसे हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है उस पर। देखिए शाजिया खान साहबा, ये सबसे जो अहम मसला है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है हर साल सितंबर में ये इजलास होता है और इसी तरह दुनिया के जितने तनाज़ात हैं, इश्यूज़ हैं, उन पे बात होती है। उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि वहाँ सिर्फ ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला एक जो एलिमेंट है, और ये खुद आलमी जो ताकतें हैं उन्होंने भी महसूस कर लिया है, और दुनिया के जितने ममालिक हैं जो परेशान हैं, किसी के जबर का वो शिकार हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी कोई फोरम उनके पास नहीं है जहाँ पे उनकी सुनवाई हो सके। आप इस दफ़ा देखें इसका जो इदराक हुआ है, इस दफ़ा की जो इंगेजमेंट्स हैं ये बड़ी गैर मामूली हैं। आप देखें कि जो जनरल असम्बली है उसकी इस दफ़ा भी रवायती एक हैसियत है, उसके साथ साथ जो पैरेलल एंगेजमेंट्स हैं सबकी नज़रें तो वहाँ पे हैं। अभी जो सदर ट्रंप के साथ जो मुस्लिम जो ममालिक का जो ये अहम जो मीटिंग हुई है और उसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ है, उसकी अपनी अहमियत है, तो सबकी नज़रें वहाँ हैं। इशू इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा बना हुआ है? गाजा का। और क्या है वहाँ पे, और हम तो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का ये मसला तो रहा ही नहीं है, ये तो आलमी सतह पे सब जो ताकतें हैं और तमाम ममालिक हैं उन सब के लिए सुबकी का बायस है कि इतना जबर हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल का हाथ नहीं रोक पा रही। तो इसका अब हल उनके लिए पॉलिटिकली, इन ममालिक के लिए भी, अमेरिका के लिए भी ये इशू है। इसीलिए देखें सदर ट्रंप की जो ये नशिस्त है उसकी अहमियत इसलिए है कि वो भी इसका हल चाहते हैं। इसीलिए जो मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो कलीदी इसमें उनका किरदार है, उनकी हैसियत है, उनको शामिल किया गया। और सिर्फ अरब ममालिक नहीं, और पाकिस्तान का इस टेबल पे बैठना ये हमारे लिए तो बिल्कुल बायसे फख्र भी है। और हमारे जो 25 करोड़ जो अवाम है उनके जज्बात की तर्जुमानी भी इससे हो गई कि पाकिस्तान को जो कहते हैं कि उसका यहाँ पे कोई रोल होना चाहिए, तो वो रोल अब दुनिया को नजर आ रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस टेबल पे बैठे हैं जो गजा के इशू के ऊपर एक संजीदा बातचीत हुई वहां पे। और उसमें आप देखें कि किस तरीके से ये तासुर भी आया है कि इसके हल के लिए कोई पेशरफ्त है। बज़ाहिर जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें बहुत सारे मामलात वहां पे ऐसी डिस्कशन हुई होगी वो सामने नहीं लेके आए, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो ये इजलास हुआ है और जो ये सदर ट्रंप की जो मीटिंग है मुस्लिम जो ममालिक के साथ, इससे गजा के जो अवाम है, जो मजलूम अवाम है, वहां का ये एक इंसानी अलमिया है, उसका कोई हल निकल सकेगा। ठीक है ज़ैनब साहबा, इस वक्त ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग जो है वो हो रही है। यकीनन पाकिस्तान के पास एक बार फिर बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान अपना केस जो है वो जो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बारहा आवाज़ उठाते रहे हैं, हम एक बार फिर जो है दुनिया को ये बावर कराएं कि जी हम तो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज लेस देन 0% ही 1% है हमारा, इसके बावजूद हम इतने एक्सट्रीमिस्ट वेदर को फेस कर रहे हैं, सैलाब और ये तमाम चीज़ें। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान किस तरह बेहतरीन तरीके से अपने इश्यूज को सामने ला सकता है? देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ग्लोबल डिप्लोमेटिक फोरम है और मेरे ख्याल से इससे बड़ा फोरम पाकिस्तान को नहीं मिल सकता जहां पे वो अपना क्लाइमेट चेंज का केस रेस कर सके। और पाकिस्तान के लिए एक और जो सक्सेस स्टोरी साबित हो सकता है वो ये कि पाकिस्तान ने अभी कल ही अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs जिनको आप कहते हैं वो भी सबमिट करवा दिए हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट्स बताई हैं कि हम क्लाइमेट एक्शन कैसे कैसे ले रहे होंगे। यानी कि हम
2035 तक 50% अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस कर देंगे, जिसमें 17% अनकंडीशनल यानी पाकिस्तान अपने बलबूते पर कर रहा होगा कम, और 33% जो है कंडीशनल टू इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सब इसकी बेसिस पे। तो जब पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स भी कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान जिसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने खास तौर पे ये क्लाइमेट कन्वीनिंग की है, इसको सॉल्यूशंस भी कहा जा रहा है टू क्लाइमेट चेंज, और ये आपकी जो आने वाली क्लाइमेट समिट है उसका भी एजेंडा शेप अप करने में हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने एनडीसीज की बेसिस पे और जो सैलाब की तबाहकारियां आई हैं उनका केस रेस करें कि किस तरह पाकिस्तान अभी तक अपने उस पर ही अपनी सपोर्ट, अपनी मदद आप के तहत कर रहा है, कोई हमें इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही। जो पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया ने कमिटमेंट्स की हुई है, सबसे बड़ा गैप ये आ रहा है कि कमिटमेंट्स तो कर ली दुनिया ने, लेकिन एक्शन प्लानिंग और जो उस कमिटमेंट्स को, प्लेजेस को फुलफिल करना, वो दुनिया अभी तक नहीं कर पा रही। खास तौर पे फिर एक स्टेटमेंट भी आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी ये सब एक धोखा है, ये कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये केस बहुत वीक हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने उन ममालिक के साथ मिलके इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ना उठाया। ये एक अच्छा मौका है, अगर पाकिस्तान कर लेता है तो मुझे उम्मीद है कि जो ममालिक अपने प्लेजेस अभी तक पूरी नहीं कर पाए 2022 के भी, वो भी अगर अभी आ जाते हैं इस चीज पे कि पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जो गुजर है उस पर फुलफिल कर पाए, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ जो आने वाली COP 30 है ब्राजील में, वहां पे भी पाकिस्तान को एक जो है लेवरेज मिल सकता है कि कौन से ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं और कहां पे पाकिस्तान जो है लैक कर रहा है अपना केस, और उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां पे होना बहुत बड़ा एक अहमियत का हामिल है हमारे मुल्क के लिए कि अगर वो ये केस डायरेक्टली उठा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई फोरम नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए कि जहां पे उसको सपोर्ट भी मिल सकती है, जहां पे वो अपनी कारकर्दगी भी बता सकता है। लेकिन बात यह है कि इसको आगे किस तरह से लेवरेज करना है, वो भी एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अपने हाथ में रखनी चाहिए। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो खुद इस डायलॉग में जो है इसको लीड कर रहे हैं इस इशू को। तलत साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरह के ये डिप्लोमेटिक फोरम है सबसे बड़ा ग्लोबली, प्राइम मिनिस्टर की एमडी आईएमएफ से भी मुलाकात हुई और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में भी रही कि पाकिस्तान में जो मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ है उस पर अमल करने पर जो है प्राइम मिनिस्टर की के अज़्म की तारीफ़ की है एमडी साहिबा ने। और मतलब ये कि आईएमएफ ये मान चुका है कि अब पाकिस्तान जो है मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है बहाली की तरफ बढ़ रहा है। जी शुक्रिया शादिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो दौरा है इनका बहुत अहम है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। यूनाइटेड नेशन में जब जाते हैं तो दूसरी जो एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके भी हेड मौजूद होते हैं, उनसे मीटिंग होती है। तो उस मौके पे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही कहा कि जी हम जो पाकिस्तान इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग नाउ और इट इज रिकवरिंग, और इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम जो कि ये क्रिस्टीना लेगार्ड जो है उन्होंने 2024 में साइन किया था, और ये वजीर आजम ही की इंटरवेंशन पे हुआ था। आपको याद होगा काफी मुश्किलात थी और ये वजीर आजम ने खुद पेरिस में मीटिंग की इनके साथ और ये IMF प्रोग्राम साइन हुआ, और उस वक्त बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और डिफॉल्ट से बचाया इन्होंने। तो ये आप देखिए कि इस मौके वो उसका भी जिक्र किया वजीर आजम ने कि जो 3 बिलियन की जो पहले स्टैंड बाय अरेंजमेंट था वो IMF के साथ साइन किया गया था। अब 7 बिलियन का EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमारी चल रही जिसमें रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी 1.4 बिलियन के भी है, जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतालिक है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत यानी इम्पोर्टेंट इशू बन गया है, और आपने देखा कि उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत आ रहे हैं, और रिसेंट फ्लड और क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर जो है ना मेल्ट है, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हो रही हैं, जिसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। और इस मौके पे IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे क्रिस्टीना, उन्होंने कहा कि जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डैमेज असेसमेंट है उसको करना है। तो अभी तक डैमेज असेसमेंट नहीं की गई है, तो डैमेज असेसमेंट गवर्नमेंट शुरू करने वाली है, तो इस पे काम शुरू होने वाला है। तो पिछले साल आपने देखा, पिछले 2-3 साल पहले जो सैलाब आया था वो 2022 में, उसके तकरीबन $30 बिलियन के लॉसेस हुए थे,
और उसके नतीजे में हमें एड जो मिली थी 5-7 बिलियन US डॉलर की एड मिली थी, वो भी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुई थी। अब देखें कि क्या असेसमेंट होती है। मेरा ये ख्याल है कि अब काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, लाइव स्टॉक तबाह हो गया है, घर तबाह हो गए हैं। अब तो रावी में, लाहौर में देखें कि हाउसिंग जो है ना, सोसाइटीज तबाह हो गई हैं, और इस तरह मुल्तान में जो है पूरे के पूरे जो टाउन है वो डूब गएंगे। तो बड़े डिवेस्टेटिंग इफेक्ट है। और ये इसी तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, बुनेर के इलाके में किस तरह से जो है ना फ्लड एकदम आया, रैपिड जो है ना वेव आई है और बहुत सारे लॉसेज हुए। तो इन सब की डैमेज असेसमेंट होनी है। और इसी की तरफ जो है ना क्रिस्टीना ने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसको करना चाहिए। तो उसके बाद ही देखें कि जो ये इदारे हैं किस तरह ये करते हैं। और वज़ीर आज़म ने इस बात की तरफ ने इशारा किया कि जो IMF का रिव्यू है उसमें क्लाइमेट जो चेंज है, उसके जो डिवेस्टेटिंग इफेक्ट है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। यानी IMF इस अपने सख्त क्राइटेरिया से में थोड़ा नरमी करे, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है कि कंडीशन हमने ना की हो या एक्सपेंडिचर में हमें प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि IMF के रिव्यू में भी उन्होंने इस बात में की तरफ इशारा जी, रिक्वेस्ट किया उन्होंने, रिक्वेस्ट किया। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। ठीक तो होपफुली ये रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेप्ट होगी, और जो कि बड़ी लॉजिकल है और हकीकत पे मबनी है। और प्राइम मिनिस्टर चाह भी रहे हैं कि जो सैलाब मुतासरीन है उनको एटलीस्ट बिजली के बिलों की मद में जो है रिलीफ मिल जाए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। सुंदर साहब, हम जरा ऐसा भी बात कर लेते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में हमें जो एक कहीं ना कहीं किसी मामले पे एक इत्तेहाद नज़र नहीं आता था, लेकिन इस वक्त जो है हमें यूनानिमसली जो है वो चीज़ नज़र आई है। जितने भी इश्यूज़ हैं इस वक्त जो बिलखुसूस तो गज़ा को लेकर है, लेकिन उसके बाद जैसे हमने देखा, अभी हमने पहले भी बात की कि मशरक़ वस्ता में जो है इजरायली जारियत और इजराइल जिस तरह से ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है मुस्लिम ममालिक के, और उसके बाद जो है पाक सऊदिया का जो एक तारीख़ी दिफाई मुआहदा है, इसको दुनिया किस तरह देख रही है। और अब इस वक्त यकीनन पाकिस्तान की अहमियत, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक में जो है एक ताकतवर मुल्क के तौर पर जो है वो लीड कर रहा है इस इजलास को। आप किस तरह देख रही हैं? यकीनन वो मामलात जो कि उस जिन पे डिबेट हो रही है उसका फौरन हल तो नहीं निकलेगा, एटलीस्ट डायरेक्शन पर तो चीज़ें आ जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद है। क्रेडिट गोज़ टू अगेन ऑपरेशन बनियाल मरसूस, जिसके बाद से हमारी एयरफोर्स को दुनिया के 30 से 31 ममालिक ने पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेने की बात की है। यानी कि एकदम से जो है मतलब एकदम से हम लाइमलाइट में आए हैं कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी जो एयरफोर्स है, अगर लोग उसको ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो इकनॉमिकली भी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फ़ायदा उठाएँ। इकनॉमिकली जैसा कि अभी प्रोग्राम में भी बात हुई कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट करने के बजाय इनको यूटिलाइज़ करें, हमारे पास एकदम से इसमें रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन सारे ममालिक को एट द सेम टाइम ट्रेन कर सकें, लेकिन हमारे लोगों का वहाँ जाना, उनके लोगों का वहाँ आना, तो ऑपरेशन बनियाल मरसूस के तवस्सुत से एक तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई है। और ये जो डिफेंस डील है, यानी कि उम्मत मुस्लिमा में सऊदी अरब जैसा एक बहुत ही न सिर्फ फाइनेंशियली रिच कंट्री बल्कि एक हब समझा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का, जब वो डिफेंस के लिए पाकिस्तान की तरफ देखता है तो इस चीज़ ने पाकिस्तान के इमेज को एकदम से ऊपर उठाया है। ना सिर्फ ये, जैसे मैंने कहा कि तमाम ममालिक गज़ा को लेकर वोकल रहे हैं, लेकिन जब तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है, US को छोड़ करके वो हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगा, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो शायद US से नहीं बल्कि पाकिस्तान को साथ रखने से तहफ़्फ़ुज़ में हमें मिलेगा, तो एकदम पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई है। और आप देखें, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं ये कहूँगी कि आप डिप्लोमेटिकली आपको जाता है, सिफारती जीत पाकिस्तान की है, डिफेंस आपकी स्ट्रांग है, मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी जाता है, मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी बिल्कुल जाता है। आप देखें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री तो हम डिफेंस की तरफ देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट हम डिप्लोमेसी की तरफ देखते हैं। और अगर आपकी डिफेंस तो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रांग थी ही, आर्म फोर्सेस के स्ट्रांग होने में तो कोई कभी भी दुनिया को कभी भी शक नहीं रहा है। गवर्नमेंट साइड से हमारे पार्ट पे जो हम थोड़ा सा स्टेप बैक कर गए थे इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स, हम एक डेकेड्स दिहाई पीछे चले गए थे, तो हम वो दोबारा से अपनी खोई हुई पोजीशन को बहाल करने में कामयाब जो है वो सिफारती
इमारती जीत की वजह से हो पाए। इस वक्त पाकिस्तान के ना सिर्फ इस खत्ते में सबसे ज्यादा सबके साथ स्ट्रॉन्ग अच्छे ताल्लुकात है, बल्कि आप देखें सुपर पावर्स रशिया, चाइना, यूएस के साथ भी एट द सेम टाइम तमाम ना सिर्फ इस रीजन में आप देखें इंडिया के किसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हैं या नेपाल के साथ हैं या बांग्लादेश के साथ हैं या भूटान के साथ हैं या ईरान के साथ हैं, किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान इज द कंट्री जिसने ना सिर्फ साउथ एशिया रीजन में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवा रखे हैं, बल्कि तमाम जो सुपर पावर्स हैं उसके साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे ताल्लुकात इस वक्त खराब तो किसी के मुल्क से नहीं है एक्सेप्ट दिस इंडिया एंड इजराइल। ठीक है, और मेरा ख्याल है यही आइसोलेटेड कंट्रीज हैं इस वक्त दुनिया में। अगर आइसोलेशन की मिसाल है तो भारत और इजराइल से हमें बेहतरीन नहीं मिलती है। ठीक है, अहमद साहब, ओआईसी ग्रुप का जो इजलास हुआ उसमें आज कश्मीर के हवाले से बात की गई कि किस तरह इसका सिफारती तौर पे जो हल निकाला जाए। अच्छा, ये जो रीजनल डिस्प्यूट हैं जिसे जैसे फ़लस्तीन का मामला हो गया, कश्मीर का मामला हो गया, ये तो कई अरसे से जो है वो यूएन के फोरम पर बारहा बात की जाती रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो बहुत ही डिसाइसिव रोल इसमें अदा कर चुका है, कर भी रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि स्टेटमेंट तो आती है, कल एंटोनियो साहब ने भी यही बात की थी कि खुद मुख्तार रियासत का जो क़याम है वो इनाम नहीं है बल्कि ये तो फ़लस्तीनियों का हक़ है। और ट्रंप ने भी यही बात की है कि मिडिल ईस्ट में पायदार अमन के लिए गज़ा में जंग बंदी होनी चाहिए। मगर मसला यहाँ पर यह है कि इजराइल तो किसी तरीके से जो है लगाम उसको नहीं मिल रही है। जितने भी आज ईरानी सदर ने भी यही बात की कि इजराइल को जो है वो कटहरे में लाया जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए, बैनुल-अक़वामी कवानीन की वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है जितने भी रहनुमाओं ने गज़ा के हवाले से बात की और इजराइल के हवाले से कि उसको किसी तरह से उसको काबू किया जाए, उसको मतलब कोई भी, आप चाहे तो इकनॉमिक सेंक्शन लगाएं उस पर, उसको सिफारती तौर पर बॉयकॉट करें उसका, मतलब ये तमाम तजवीज़ है, अमल दरामद कैसे होगा इस पर? देखें, ये दुनिया में जब भी अमन की बात होगी और ख़ित्तों में अमन की बात होगी, जो ये देरीना तनाज़ात हैं ये सबसे पहले सामने आएंगे। कश्मीर है, गज़ा है, फ़लस्तीन है और इसराइल की जो बदमाशी है वो तो सबसे ऊपर अब आ चुकी है। तो अब रवायती तौर पे बात तो पहले भी होती आई है, अब इसका इदराक सबको होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने इस मर्तबा दोनों इश्यूज़ पे सिर्फ गज़ा नहीं, गज़ा पे तो हम जिस तरह इस दफ़ा एक लीडिंग रोल में सामने आ रहे हैं, कश्मीर पे भी हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था और उसका हमने इस्तेमाल किया है। यही जो ओआईसी का जो फोरम उस पे भी उसमें ये बावर कराने में कामयाब रहे हैं कि देखें ये साल हा साल से ये एक हल तलब इशू है और जिस फोरम पे आए बैठे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और इवन ओआईसी, वो इसमें कोई पेशरफ नहीं कर पा रहे। पहलगाम वाक़े की भी बात हुई कि देखें, आप जब तक कश्मीर का तनाज़ा वो हल नहीं होगा, आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और खित्ते के अमन की बात इसको नहीं कर सकते। एक दो एटमी ताकतें जंग के दहाने पे, और जंग उन्होंने लड़ी और देखा कि उसका क्या नतीजा निकला। इसी तरह अब इसराइल जिस तरीके से उसकी बदमाशी है और उसकी जारियत है वो इतनी बढ़ गई है, गज़ा तो एक बिल्कुल उसके लिए एक आम सी बात है, वो तो अब जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उनको तरन वाला समझ रहा है। तो इसके लिए होना क्या है? होना ये है कि सबको इकट्ठे होना है और सबको इकट्ठे होके एक मुतफिका हिकमत अमली वो बनानी है, वो अपनानी है और इसी जानिब ही सब आगे चले हैं। और इसमें देखें जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई एग्रीमेंट है उसकी बुनियाद अगर हम कहें कि इसराइल है तो गलत नहीं होगा। हाँ, उसमें इसराइल का हाथ कैसे रोकना है, जो उसके सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं और ख़ास तौर पर अमरीका, जिसका देखें अमेरिका को इस वक्त कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा पूरी दुनिया में। आप जितना मर्जी कह लें कि चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, रशिया, लेकिन अमेरिका की ही चल रही है इस वक्त दुनिया में, ये एक फैक्ट है। तो अमेरिका को लड़के नहीं, आपने इस वक्त जो सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी हमें मानना चाहिए, बताना, उसको समझाना है, उसको ये बताना है कि जो आपके मकासद हैं, जो दुनिया के अमन की बात है, वो आपका जो ये बेबी है, आपका जो लाडला है, ये सारे इश्यूज उसकी वजह से इसराइल। तो ये जो फोरम है अब सब इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं कि दुनिया कम से कम इतनी संजीदगी से और तेज रफ्तारी से पेशरफ्त कर रही है इन तमाम हल तलब मामलात पे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद कोई सरप्राइज आए इस हवाले से। ठीक है ज़ैनब, ये जो अब ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग हो रहा है इसमें 5 जो एजेंडा है
वो बड़ा फोकस किया जा रहा है, जिसमें मिटिगेशन है, अडेप्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी हो गई, अदर क्रिटिकल एरियाज हो गए। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है कि ये वाकई आम शोबे हैं जिस पर अब दुनिया को जो है वो फोकस करना है और इनको एड्रेस कर कर जो है क्लाइमेट चेंज पर काबू पाया जा सकता है? और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि इस पर क्या लाएअमल पेश कर सकता है, क्योंकि एनडीसीज जो हैं इसमें कोई नई या जुर्रतमंदाना इकदामात पाकिस्तान की तरफ से शामिल की जाएंगी या उसका कोई सजेशन दी जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान, मैं स्टार्ट ऐसे करती हूँ कि एनडीसी से ही अगेन उसमें भी हमारा मिटिगेशन, अडेप्टेशन और रिजिलियंस, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक का फोकस है अब रिजिलियंस पे कि किस तरह से जो जिस हिसाब से क्लाइमेट शॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हमने देखे, हमारे ग्लेशियर तेज से पिघलना शुरू हो गए हैं, बाकी ममालिक में भी जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो भी ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो अभी उन सबका फोकस रिजिलियंस की तरफ ज्यादा आ गया है। पाकिस्तान ने अडेप्टेशन को भी प्रायोरिटाइज कर रखा है। अभी हमने एनडीसीज में भी कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन एनडीसीज में जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कम से कम 565 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान ने लिखा है उन एनडीसीज में कि 565 बिलियन डॉलर्स के बगैर, हमारी इन्वेस्टमेंट के बगैर ये अचीव करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। फिर सैलाब, अभी 2022 के सैलाब के नुकसानात पूरे हुए नहीं कि नया सैलाब आ गया और हीट वेव्स आ रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर तबाह हो गया, कितना लॉस हो गया हमें। अभी तो जब एस्टिमेट होगा, क्योंकि अभी सैलाब गुजर रहा है, अभी गुजरा नहीं है, जैसे मेहमान भी आपके बात किया, जब एस्टिमेट लगाया जाएगा तो ये मजीद नुकसानात जो 30 बिलियन डॉलर, फिर उस पर आप ऐड ऑन कर दें मजीद इतना ज्यादा, हमें पैसा कहां से आएगा, कौन देगा? तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं। तो दुनिया इस वक्त जो है, मसला ये नहीं है कि हम अडेप्टेशन पे बात करें या मिटिगेशन पे बात करें, मसला ये है कि दुनिया ने जो प्लेजेस किए हैं आपके ग्लोबल नॉर्थ ने या अमीर ममालिक ने, वो प्लेजेस कैसे पूरे करने हैं, एक्शन प्लान क्या होगा, अब ग्लोबल नॉर्थ को अकाउंटेबल किया जाए कि आपने जो प्लेजेस किए दुनिया को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज से, वो प्लेजेस पे क्या प्रोग्रेस है और आप किस तरह से उन प्लेजेस को फुलफिल करें। देखिए दुनिया आपकी तैयार बैठी है। अभी कल परसों की बात है कि बात हो रही थी रशिया यूक्रेन पे कि नेटो हर तरह से जवाब देने को तैयार है मिलिटरीली, तो क्लाइमेट चेंज को भी आपको एज अ थ्रेट लेना चाहिए, एक किसी भी किस्म की जंग से बढ़ के। तो उसके लिए भी इसी तरह का रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी दुनिया किसी भी और खतरे से दो चार हो ना हो, क्लाइमेट चेंज से दो चार रहेगी और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब ममालिक का होगा। तो बिल्कुल इस वक्त जरूरी है, पाकिस्तान अडेप्टेशन और रिजिलियंस को प्रायोरिटाइज करता है, वहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स बता रहे हैं, हम अपनी प्रायोरिटी भी बता देंगे, लेकिन बात ये है क्या दुनिया तैयार है हमारे जैसे ममालिक को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि ये हमें किसी से ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं चाहिए, ये रेपरेशंस है जो दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट की हुई है, दुनिया को देनी है, ये राइट है, ये क्लाइमेट जस्टिस का एस्पेक्ट है। तो अगर दुनिया इस पर मान जाती है तो हम सोच सकते हैं कि COP 30 में ब्राजील में भी कुछ ना कुछ हमें एडेप्टेशन फाइनेंसिंग और लॉस एंड डैमेज में या रेजिलियंस फाइनेंसिंग में कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में भी दुनिया इस चीज पर नहीं आई तो हमें नुकसान ही है, आगे फायदा नहीं होगा इसका। ठीक है अहमद साहब, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये एक चैलेंज है और मैं समझती हूँ पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है, ये पाकिस्तान दुनिया को बार बार इसका इदराक करवाता जा रहा है कि जी एक सीरियस थ्रेट है। अभी ज़ैनब ने ये बात की, सवाल वही ये पैदा होता है कि बहुत सारे मुल्क इसको संजीदा नहीं ले रहे। अब पेरिस अकॉर्ड की इन्होंने बात की, यकीनन उसमें जो फाइनेंस की बात की जा रही थी, फंड्स की बात की जा रही थी, ख़ास तौर पे उन ममालिक पे जो गरीब हैं या जो जो अभी जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं, उनको जो प्लेजेस देने थे वो भी नहीं दिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से अभी तक प्लेजेस नहीं मिले। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ अर्से पहले जो सैलाब आया तो उसमें आलमी दुनिया से अपील भी की थी कि पाकिस्तान अकेले से नबरदाजमा नहीं हो सकता, दुनिया को इसकी मदद के लिए आना होगा। एंटोनियो गुतेरेस भी बारहा जब वो 2022 में विजिट करके गए थे तो उन्होंने भी यही बात की थी, लेकिन उस तरह से हमें रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली फाइनेंस को लेके। जी बिल्कुल, देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका सबसे बड़ा अलमिया भी ऐसी ही जो कुदरती आफात हैं और अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बन चुका है। आप अपनी जो इकॉनमी है उसके लिए उसको इस्तेहकाम की जानिब लेके चलते हैं और आपके सामने 2010 आ जाता है, आप फिर अपने आप को सहारा देते हैं, खड़ा करते हैं, 2014 आ जाता है, 2022 आ जाता है और अब
हमारी जो मौजूदा जो रजीम है, हुकूमत है, उसने देखें पिछले 2-3 साल से 4 साल से कितनी एफर्ट्स की। पाकिस्तान की एक तबाह हाल जो इकॉनमी थी, हम दिवालिया होने की बातें हो रही थी, एक तरह से तो कह सकते टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके थे, वहां से लेके निकले और पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में जो उभरती हुई जो माइशतें हैं उनके सामने आप लेके आ गए। 2025 का सैलाब फिर आ गया। तो हमारा कसूर तो नहीं है, सब मान रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब पूरी दुनिया ये मान भी रही है और उसकी वजह से वो वादे तो कर लेते हैं, अमल नहीं करते। और इशू तो फाइनेंस है। जब आप क्लाइमेट चेंज का जो ये एक खतरा है उसका हमें सामना है, पूरी दुनिया को है लेकिन पाकिस्तान को, जब उसकी आप माली तौर पे मुआवनत नहीं होगी तो उसकी जो कुदरती आफात हैं वो आपकी पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देंगी। आपका जो पूरा एक सफर है वो स्पीड ब्रेकर उस पर लग जाएंगे, तो फिर आप कैसे आगे चलेंगे। अभी आप देखें IMF के साथ पाकिस्तान ने जो 2024 में आखिरी जो अरेंजमेंट जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ये $7 अरब का है। अच्छा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस्तेहकाम देने का, अच्छा जो जो उन्होंने शर्तें रखी, जो जो चीजें उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात होनी चाहिए, हमारे मुल्क में ये की गई, बड़े सख्त फैसले भी थे, वो मान भी रहे हैं। उसमें FBR की इस्लाहात से लेके वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन क्या हुआ, सैलाब आ गया अभी फिर। अब यही जो इसका मौके का फायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में उठाया, जो IMF की जो हेड हैं उनसे बात की और वो एग्री भी कर गए कि हाँ, हम जो सैलाब की जो असरात हैं, तबाहकारी हैं, उसका जायजा लेते हैं, ताकि अभी जो $1 अरब की हमें किस्त मिलनी है, जब ये बात हम इस वक्त कर रहे हैं, IMF की टीम दूसरे जायजे के लिए पाकिस्तान लैंड कर चुकी है। तो अब वो इस सैलाब का जो असरात हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, वो उन्होंने वो मान लिया है। वो यही एफर्ट हुई है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की है, उसी की वजह से। तो हमें ये देखना है कि जब IMF भी मान चुका है, असल बात है दुनिया के ममालिक, उन्होंने एक फंड भी इसके लिए रखा, अरबों डॉलर। पाकिस्तान का शेयर किधर है, या पाकिस्तान जैसे ममालिक का शेयर किधर है, उसके ऊपर जोर देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये जो फोरम्स हैं, बहुत जो आज का ये जो इवेंट हुआ है वहां पे हो रहा है इस वक्त भी, उसमें भी पाकिस्तान को और तमाम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो मुतासर हैं, उनको यक जुबान होके ये बावर कराना है और ये शेयर लेना है। ये कोई अमदाद नहीं है, ये हमारा हक है, क्योंकि दुनिया की जो गलतियां हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो भुगत हम जैसे ममालिक रहे हैं। तो हमारी तरक्की इस वक्त मशरूत हो चुकी है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि इस पे हमें पाकिस्तान को शेयर क्या मिलता है, क्योंकि हमारी तबाही बहुत ज्यादा है, अरबों डॉलर की है। वो कहीं पे उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता कि जो नुकसानात यहाँ पे होते हैं। तो देखते हैं कि अभी और अभी 2025 का सैलाब है, इसका तो अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका कि कितना नुकसान। एग्जैक्टली देखें, आपके सेटल्ड एरिया पंजाब में आपको उन 3 दरियाओं में सामना करना पड़ा सैलाब का, जहां पे पानी आता ही नहीं था। तो वहां उस तरह की तैयारियां मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि जब आपकी हिस्ट्री है कि पानी यहां पे नहीं आना, अब वहां भी पानी आया, वो सेटल्ड एरिया है, वहां आपकी सन्नत लगी हुई है, वो मुतासर हुई है। वहां पे आपके जो शहरी इलाके हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं। आप देख लें जनूबी पंजाब में जो शहर हैं, वहां पे तबाही किस नौयत की है, मतलब अभी तक तो उसका अंदाजा भी, और जब ये पानी उतरेगा तो हमारी ज़राअत को कितना नुकसान होगा, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात। ठीक है। अच्छा सुंदर साहब, अभी जो तुर्किया सदर ने बात की थी, उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फरोग पर बात की थी, और अभी चूंकि अब ये फोरम पे तो बात हो रही है, ग्लोबल डायलॉग की हो रही है, ग्लोबल डायलॉग जो हो रहा है क्लाइमेट के हवाले से। अब ब्राजील में होने वाला है COP30, 29 कोप हुआ था बाकू में, और उसमें मैं भी मौजूद थी और उसको मैंने कवर भी किया था। उससे इस एक साल में उस तरह से कोई हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। अब ब्राजील के सदर भी यही कह रहे हैं कि ग्रीन हाउसेस की जो गैसेस के अखराज है, उसके जिम्मेदार ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार हैं। अब वो जिम्मेदार तो हैं, उनको बताया भी जा रहा है, लेकिन वो अपने तौर पे कोई इकदाम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट जो है वो ये नागानी आफत पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो सारी उस पर पानी फिर जाता है। आप क्या समझती हैं कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब तो अभी स्पीच करेंगे इस फोरम पर, डायलॉग में, और उनकी जो स्पीच होगा वो बड़ी अहमियत का हामिल भी होगा, लेकिन ब्राजील के सदर ने भी जो बात की वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है।
जी बिल्कुल, आप आवाज़ ही डिफरेंट फोरम्स पे हम रेज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी सर ने बिल्कुल वजह फरमाया कि हमारा राइट है ये इमदाद लेना ना। हम ये इमदाद नहीं है बल्कि ये हमारा ड्यू शेयर है जो कि हमें लेना बनता है ना। अगर लेस देन 1% हम ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको मुतासर नहीं कर रहे, क्लोरोफ्लोर कार्बन पाकिस्तान की तरफ से नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर हम क्लाइमेट में को तबाही पहुँचाने में अपना शेयर नहीं डाल रहे हैं, तो जो हमारा शेयर उसकी तबाही के बाद बनता है वो तो हमें मिलना चाहिए, और जो कि हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे। तो जो नागहानी आफत से आफात से बचने के लिए जिस हद तक हम बीइंग द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी अपने आप को रख सकते हैं, तैयार रख सकते हैं, वो तो हम रखते हैं। लेकिन इस तरह की नागहानी आफात से बचने के लिए भी हम ज़ाहिर है इंटरनेशनल सुपर पावर्स की तरफ देखेंगे, जो कि ये हमें फंड्स देने की बात करते हैं ना। तो सैयद रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की में भी ज़लज़ले की हमने नौयत देखी है कि बहुत खौफनाक ज़लज़ले वहाँ पर भी आते रहे हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली एडवांस कंट्री है एनीवे, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूं, क्योंकि अभी ये चल रहा है डायलॉग और उसमें मुख्तलिफ जो मुल्क के सरबराहान हैं वो स्पीच भी दे रहे हैं। अभी ब्राज़ील के सदर ने भी बात की, और अभी जो है वो चीनी सदर शी जिनपिंग का वीडियो खिताब भी आया है। उन्होंने भी ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा अहम जो है वो स्टेटमेंट दिया है, चूँकि चीन को भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फ़रोग के लिए एक तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन उन्होंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि चीन ग्रीन एनर्जी के फ़रोग और आलमी सतह पर मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। यानी कि चलें, ये तो हम कहते हैं, हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि चीन ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि वो अपने तौर पे है जो इस चीज़ को एड्रेस करेगा। जी सुंदर। जी बिल्कुल, आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ तो कह ही नहीं थी, लेकिन चाइना की तरफ से भी ये बात है, यानी कि तमाम सुपर पावर्स के बात करें। चाइना खुद सबसे ज़्यादा मुतासर तरीन ममालिक में है, कि जिस हमने सैलाब की तबाहकारियाँ इंडिया में, पाकिस्तान में देखी हैं, साउथ एशिया रीजन में चाइना भी बहुत इफेक्ट हुआ है। तो चाइना टेक्नोलॉजिकली भी बहुत, तुर्की से भी बहुत एडवांस है, बल्कि शायद सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री इस वक्त। डिफेंस मैकेनिज्म देख लें या इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री एनीवे। तो अगर वो इतनी मुतासर हुई है तो व्हाट अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। जब वो इस फोरम पे बात कर रही है तो पाकिस्तान को तो ना सिर्फ इसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जनाब, डिफरेंट फोरम से बात ही कर सकते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने भी जो भी फोरम जिस पे भी जाते हैं वो बात करना नहीं भूलते हैं, तो इस पे बात करते हैं। और जैसा कि हमारी अभी माहिर मौसमियात ने बहुत वजह फरमाया कि जनाब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करने के लिए नहीं मिल सकता था। तो इतने बड़े फोरम्स पे चले, मैं लास्ट कमेंट ज़ैनब आपसे ही लेना चाहूंगी इस तमाम इस चीज़, ये जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, और ख़ास तौर से चीनी वज़ीर आज़म का और चीनी सदर का जो वीडियो खिताब है, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा है कि हम जो है मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। ब्राज़ील के सदर का भी खिताब इसमें आया हुआ है, और साथ साथ जो मुतासरा मुल्कों के लिए जो इमदाद है उसको नाकाफ़ी करार दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यही फिर खड़ा हो जाता है कि वो जो पेरिस अकॉर्ड था, जिसमें आपने देना था, फाइनेंस देना था, फंड्स देना था, पाकिस्तान के लिए प्लेजेस थे, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए प्लेजेस थे, उन सबको क्या इमदाद मिलने की उम्मीद है अब? देखिए, इस वक्त जो चाइना का रोल है ना, वो पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना एक इमर्जिंग लीडरशिप का रोल अदा कर रहा है, क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में भी। पहले वो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में भी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा COP27 में जो इजिप्ट में हुई थी, जब पाकिस्तान G77 प्लस चाइना को चेयर कर रहा था, तो चाइना ने उस वक्त भी लीडरशिप उसकी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। और हमारे फ्लड्स में भी उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। ऑल्दो चाइना में भी सैलाब आए हुए हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं, ग्रीन पॉलिसीज हैं, ग्रीन डेवलपमेंट है, ट्रेड को ले लें, डेवलपमेंट को ले लें, BRI को ले लें, वो सारी क्लाइमेट के स्मार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट प्रूफ कर रहे हैं वो इस चीज को। तो पूरी दुनिया की इस वक्त, क्योंकि अमेरिका पेरिस एक्ट से बाहर हो गया, तो चाइना की तरफ नजरें हैं, और उनका इस दफा COP30 में रोल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो अगर कोई लीडर इमर्ज कर रहा है तो वो चाइना है। कमिंग टूवर्ड्स के फाइनेंसिंग पे, देखिए पिछली COP पे भी आपको याद होगा, हर दफा जो COP का एजेंडा होता है जितने दिनों का, वो उससे एक आध दिन आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स है फाइनेंस की, उस पर डेवलप कंट्रीज नेगोशिएशंस में वो आते ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं करते, वो उसको करते ही नहीं है। इस वजह से हर दफा एक डेडलॉक आता है, फिर किसी ना किसी जगह पे एग्रीमेंट हो जाता है। बात ये है कि पिछले बाकू COP में भी कमिटमेंट हो गई थी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के तहत
कि हम ममालिक को फाइनेंसिंग देंगे, लेकिन वो फाइनेंसिंग अभी तक कितनी पहुंची, उससे जी। पहले अडेप्टेशन फंड की कमिटमेंट थी, कोई ठीक। पूरी नहीं हो रही। मेरे ख्याल से इस वक्त अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है। जहां पेरिस अकॉर्ड को 10 साल हो गए, वहां आप देखा जाए कौन सा कंट्री, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस भी कह रहा है कि अगर किसी मुल्क की वजह से किसी दूसरे मुल्क में क्लाइमेट चेंज की मद में तबाही होती है तो आप सू कर सकते हैं, उस मुल्क को अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह की चीज पे बात करें ताकि ममालिक इस चीज को सीरियस लें, क्योंकि अभी तक तो फाइनेंसिंग पे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही कि फिर डेवलप कंट्रीज मानेंगे, जब तक हम इसको उसी तरह का थ्रेट नहीं लेते जैसे हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को या वॉर को लेते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न रीजन में हो या रशिया यूक्रेन रीजन में हो। ठीक उसको है। उसी लेवल की अहमियत देने की ठीक जरूरत है। है जो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं ठीक हम। है, अहमद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकीनन वो बेहतरीन और मौसर अंदाज में पेश करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरे विजिट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर पहलू पे, हर इशू पे, हर फोरम पे जिस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वो काबिल सताइश है। वो आप देख लें कि जो मौका प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात के हवाले से हो, जो अरब ममालिक के साथ वो शरीक हुए और अब उनकी वहाँ मुलाकात होती है, या जो जनरल असम्बली के में जो उसमें जितनी जो उनकी वहाँ पे इंगेजमेंट्स हैं जो साइड लाइन्स पे हुई हैं उनको देख लें, और ख़ास तौर पे अब ये जो फोरम है और हम माहौलियात की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि देखिए जैसे सारे हमारे माहरीन और हमारे साथी भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान का शेयर तो ना होने के बराबर है। ये जो इस वक्त भी सैलाब है, ये पानी कहाँ से आया? ठीक। ये इंडिया से आया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। पाकिस्तान UNGC में जिस तरह हर मामले में बड़ा वोकल होकर बात कर रहा है, यकीनन क्लाइमेट चेंज पर भी सफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाएंगी। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।